तो दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती देखने जा रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे 1 महीने से कम का समय बचा है। और सामान्य अध्ययन के काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब हम 1 to 5 और 6 to 8 में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपकी सारी समस्याओं का समाधान है, जो कि स्पीडी पब्लिकेशन की ये बुक है, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के नाम से। इसमें आपके 3.0, 4.0, 5.0 सभी जो है यहाँ पे कवर होंगे। और जब हम इसके मुख्य आकर्षण की बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपके सामाजिक विज्ञान की जो है बात होगी। उसके बाद सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन यहाँ पे आपके करवाए जाएंगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, आपने पिछली बार देखा होगा। फिर भूगोल है, फिर पर्यावरण है। तो इन सभी चीजों को यहाँ पे कवर करवाया जाएगा। जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या है, तो आप देख सकते हैं जो मेन कंटेंट है यहाँ पे, संपूर्ण भारत, जितने भी भारत से संबंधित चीजें हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में यहाँ पे कवर करवाया गया है। फिर जब हम बात करते हैं भारत की जनगणना 2011 की है ये। और भारत के राज्य एक नजर में, खेल कूद, फिल्म जगत, भारतीय कला संस्कृति जिसे आर्ट एंड कल्चर बोलते हैं, जाति धर्म, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। आप देख रहे हैं सभी चीजों को कि ये सभी चीजें यहाँ पे कवर करवाई गई हैं। अक्षांश देशांतर रेखाएं, हमारा सौर मंडल, महान व्यक्तित्व एवं उनके कार्य, तो विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत। तो सभी चीजें आपको एक जगह पे मिलेंगी। यह वीडियो काफी लंबा होगा क्योंकि यहाँ पे 131 पेज हैं और सब में काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीजें हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कंटेंट जो मिलने वाला है। तो पहला आप देख रहे हैं जो कि है संपूर्ण भारत एवं पड़ोसी देश, महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और पहला अपना यहाँ पे देखते हैं। तो पहला हमारा है कि भारत की राजधानी है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। एक एक चीज आप ऐसे पढ़ते चलिए कि दोबारा फिर आपको पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। हम बहुत आराम से सहज तरीके से सभी चीजों को ले जाएंगे और यहाँ पे हजारों से ज्यादा, कई हजार क्वेश्चंस हैं, तो सभी यहाँ पे कवर करिए, आप जरूर एग्जाम में अपने पास होंगे। फिर दूसरा यहाँ पे प्रश्न है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में जो है यह बनी। 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था तो वहां पे इसकी घोषणा हुई और 1912 में यह बन गई। फिर दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, तो कोलकाता दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का है, तो जो भारत का क्षेत्रफल है वह संपूर्ण विश्व का 2.42% है, तो 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, जब सर्कल के आप जो है पैरेलल रेखाएं खींचते हैं तो वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। और यह 8 मिनट 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। वहीं जब हम भारत के देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो यह 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो देशांतरीय विस्तार है, पैरेलल जो यहाँ पे आप लाइनें देखते हैं, तो वह 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत की अवस्थिति है। भारत स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है, तो कभी कभी इसे उत्तर पूर्वी बोल दिया जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतर में पूर्व की ओर है, तो यहाँ पे पूर्वी देशांतर हो गया। 10th नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत का उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। और फिर 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। भारत का 11 नंबर आप देख रहे हैं कि भारत का मानक समय जो इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है माना जाता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा के हम नाम से जानते हैं। भारत के उत्तर में है, तो भारत के उत्तर में नेपाल है, भूटान है और चीन है। भारत के दक्षिण में, तो दक्षिण में आप देखेंगे श्रीलंका है और हिंद महासागर है।
भारत के पूर्व में, तो पूर्व में आप जब जाएंगे तो पाएंगे बांग्लादेश है, म्यांमार है और बंगाल की खाड़ी स्थित है। इसके पश्चिम में हम देखते हैं कि पाकिस्तान है और अरब सागर है, तो इसके पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर है। अब आइए हम बात करते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो सबसे उत्तरी बिंदु का नाम हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, जो कि लद्दाख में स्थित है। और भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट है, जिसे ग्रेट निकोबार द्वीप पर हम देखते हैं। तो सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है और सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं जब हम सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौहर मोती या गौर मोती जिसे बोलते हैं गुहार मोती, तो ये गुजरात में स्थित है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट को हम पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट कहा जाए या पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, तो सभी इसके नाम हैं। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आप देख रहे हैं 21 नंबर का जो है प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो ये कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। कभी कभी यहाँ पूछ लेते हैं कि भारत का सबसे अंतिम दक्षिणतम स्थलीय पॉइंट कौन सा है, स्थलीय में फिर आपको कन्याकुमारी यहाँ पे लगाना होगा। 22 नंबर का है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है, जिसे दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के भी नाम से जानते हैं। तो दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा गोदावरी, जो कि त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से निकलती है, या दक्षिण भारत की, जिसे आप प्रायद्वीपीय भारत बोल सकते हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत के सटे जो हमारे 7 देश हैं, तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे ये हुआ कि भारत से कितने पड़ोसी देश हैं? 7 हैं, जिनमें से एक है पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान है, फिर चीन है, फिर नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। ये भारत के 7 पड़ोसी देश हो गए। अब 24 नंबर का है कि देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा से लगा देश कौन सा है? तो जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, जो कि लगभग 4096 किलोमीटर के आसपास है। वहीं अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर की हमारी सीमा लगती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा लगती है। भारत की सबसे लंबी नदी तथा सबसे चौड़ी नदी है, तो सबसे लंबी नदी क्रमशः आप देखेंगे गंगा, जो कि 2525 किलोमीटर है, तथा सबसे जो चौड़ी नदी है वह ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसे सांगपो के नाम से भी जानते हैं। भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो 247 लगभग भारत में द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो बंगाल की खाड़ी में सर्वाधिक 204 द्वीप हैं तथा अरब सागर में 43 द्वीप हैं। 28 नंबर का है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है, तो 5.5 घंटे आगे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप स्थित बंगाल की खाड़ी में समूह है, तो ज्वालामुखी से निर्मित यहाँ पे माना जाता है इसको। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप है, इसे ज्वालामुखी से निर्मित माना जाता है। 30 नंबर का है कि लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है, तो प्रवाल निर्मित है, तो प्रवाल भित्तियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। 36 प्रवालों से निर्मित है यहाँ पे, जो कि दिखाया गया है, तो ये प्रवाल से निर्मित है। 31 नंबर का है कि लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, तो कवरत्ती तथा पोर्ट ब्लेयर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लक्षद्वीप की कवरत्ती तथा अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा द्वीप, तो जो लक्षद्वीप समूह है वहां पे जो आंड्रोट है सबसे बड़ा द्वीप समूह तथा विट्रा सबसे छोटा द्वीप है। तो सबसे बड़ा द्वीप आंड्रोट और सबसे छोटा विट्रा है। भारत का रूर कहा जाता है, तो छोटा नागपुर पठार को। आप लोग कमेंट में बताइए कि रूर किस देश में स्थित है। तो भारत का जो रूर है, रूर प्रदेश, वह छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है तो सैडल पीक। सैडल पीक जो है 738 मीटर इसकी हाइट है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है तो 35 नंबर पे आप देख रहे हैं, पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी के द्वारा इसको जो है अलग किया जाता है। तो श्रीलंका जो है भारत से पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44 है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। करंट का भी क्वेश्चन है तो एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा कि NH 44 या फिर कोई चेंज यहाँ पे हुआ है जब आप एग्जाम देने जाइएगा। 37 नंबर का है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग तो NH 47 है, यहाँ पे है 6 किमी जिसकी लंबाई है और यह ब्लिंगटन आइलैंड से कोच्चि बाईपास तक जाती है। अब भारत में राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या है तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू पर स्थित है। गुरु शिखर तो अरावली श्रेणी की सबसे जो है ऊंची चोटी है। सर्वाधिक लंबी तथा सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य तो गुजरात हो गया तथा सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की संख्या है, 41 नंबर पे आप देख रहे हैं। तो 16 राज्य हैं तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि भारतीय जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके साथ इनकी सीमाएं लगती हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सर्वाधिक लंबी प्रायद्वीपीय तटरेखा वाला राज्य है तो आंध्र प्रदेश है। तो सबसे लंबी प्रायद्वीपीय प्रायद्वीप के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब आइए देख लेते हैं ये 8 राज्य कौन से हैं। तो सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल है, फिर त्रिपुरा है और फिर मिजोरम है। तो ये 8 राज्यों से जो है हमारी कर्क रेखा गुजरती है, जो कि भारत के एकदम बीचों बीच से गुजरती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये है यहाँ पे। मित्र पर गमछा झार, कुछ ऐसी ट्रिक भी है, आप उससे भी याद रख सकते हैं। 45 नंबर का हमारा प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, तो पहली जो है वह हिंदी है, सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है। फिर दूसरे नंबर पर बांग्ला है, बांग्ला दूसरे नंबर पर जो सबसे अधिक बोली जाती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो यहाँ पे भील दिया है और दूसरा गोंड दिया है। तो कभी कभी कहीं कहीं आपको गोंड भी दिखेगा, तो इस प्रकार आप जो है जाते समय करंट का जरूर यहाँ पे एक बार देख के जाइएगा। तो यहाँ पे भील सबसे बड़ी जनजाति है। सर्वाधिक जनजातियां पाए जाने वाला राज्य कौन सा है, तो नो डाउट मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है। 48 नंबर का प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक तथा न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन से हैं, तो वनों की जब बात होती है तब भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आता है। और फिर सबसे कम जहाँ पे है वह हरियाणा है। तो हरियाणा में सबसे कम वनाच्छादित स्थान है, जबकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, 49 नंबर का प्रश्न है, तो काराकोरम जो कि लद्दाख में स्थित है। तो काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचाई पर स्थित है। 50 नंबर का प्रश्न है कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। अब आप देखिए हमने 50 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं और आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे कितने नहीं ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर का कि भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग समुद्री सीमा की लंबाई है, तो 6100 किलोमीटर है। तो जो समुद्री सीमा की लंबाई है तटीय भाग की वो 6100 किलोमीटर है। और जो भारत के तटीय भाग द्वीप सहित जब बात होगी द्वीपों की सहित, तब जो है 7516.6 किलोमीटर यहाँ पे इसकी लंबाई होती है। तो जब पूछेगा कि मुख्य भूमि के तटीय भाग से, तब जो है 6100 किलोमीटर। लेकिन वहीं पे जब बात करेगा कि द्वीप सहित जलीय सीमा, तो 7516.6 किलोमीटर यहाँ पे एग्जैक्ट होगी।
और जब भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई पूछेगा तो 15,200 किलोमीटर। यहाँ पे तीन चीज थी, तो तीनों चीजों आपको बताया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और तथा सबसे छोटा राज्य, तो सबसे बड़ा जो है राजस्थान है क्षेत्रफल के मामले में, और सबसे छोटा यहाँ पे गोवा है। भारत के जल एवं स्थल सीमा से लगे देश हैं तो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान जो हैं, ये भारत के जल और स्थल दोनों से इनकी सीमाएं साझा होती हैं। तो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा जिला है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो कि कच्छ है, गुजरात में स्थित है। और सबसे छोटा माहे है जो कि पुडुचेरी में स्थित है। तो यह क्षेत्रफल के मामले में हो गया, सबसे बड़ा कच्छ और सबसे छोटा माहे। भारत के भारत की आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई तो 12 समुद्री मील है। तो एक समुद्री मील में 1.852 किलोमीटर लगभग होते हैं। तो 12 समुद्री मील जो है यहाँ पे भारत की आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राज्य है तो क्रमशः उत्तर प्रदेश तथा सिक्किम। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है जनसंख्या है तथा सबसे छोटा राज्य जो है सिक्किम है जनसंख्या के मामले में। म्यांमार की सीमा से सटे जो है भारतीय राज्य कौन से हैं, तो म्यांमार की सीमा से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो म्यांमार से ये सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम यहाँ पे है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा जिला है तो क्रमशः ठाणे महाराष्ट्र का जो है यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या है जिले में। और दिबांग घाटी जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या वाला यह जिला है। जब वहीं हम भूटान की सीमा से लगे भारतीय राज्य की बात करते हैं, तो आप जब भूटान की सीमा से देखेंगे तब आपको वहां पे सिक्किम, फिर पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, तब भूटान से ये जो है सीमा बनाते हैं। तो नीचे से आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल, फिर इधर से आप असम को पाते हैं, फिर इधर से पूर्व से आता है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जो है इधर से, सभी इससे सीमा साझा करते हैं। भारत में हिमालय तथा समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या है, तो जो भारत में हिमालय से हैं तो 10 और समुद्र तट से 9 राज्य लगे हुए हैं। तो समुद्र तट से 9 और हिमालय से 10 राज्य लगे हैं। भारत का प्राचीनतम पर्वत है रेजिडुअल माउंटेन अरावली, अब रेजिडुअल की श्रेणी में है और शेष की श्रेणी में है। यह सबसे प्राचीनतम है। माना जाता है कि लगभग प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था। भारत का सर्वोत्तम पर्वत शिखर कौन सा है, तो गाडविन आस्टिन या केटू काराकोरम श्रेणी में है। यह भारत का सबसे ऊंचा जो है पर्वत शिखर है। तो केटू या जिसे हम गाडविन आस्टिन के नाम से जानते हैं, यह हिमालय का भाग नहीं है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, यह काराकोरम श्रेणी का भाग है। तो अगर भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है, यह हिमालय का भाग है। कंचनजंगा जो कि 8598 मीटर है और यह सिक्किम में स्थित है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सा है, सबसे ऊंची चोटी, तब गार्डविन आस्टिन केटू आप बताएंगे। केटू इस समय पीओके का हिस्सा है, हमारे पास इसकी जो है इस समय इस पे मतलब कि नियंत्रण नहीं है। अगर पूछेगा कि भारत के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आप कंचनजंगा बताइएगा। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से भी इसको कवर करिएगा। 65 नंबर का है कि समुद्र पार भारत का निकटतम पड़ोसी देश है, तो श्रीलंका, या जिसे प्राचीन नाम सिलोन के नाम से हम जानते हैं। तो इसका प्राचीन नाम सिलोन है श्रीलंका का। भारत के सर्वाधिक पूर्वी भाग में स्थित राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश। पूर्व का नाम इसे नेफा, इसका पहले पहले का नाम नेफा था। तो यह सबसे पूर्व का भाग है। वहीं जब हम बात करते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो अनाईमुडी है जो कि अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। तो यह जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, और यह अन्नामलाई श्रेणी का हिस्सा है, पहाड़ी का हिस्सा है उसके।
सर्वाधिक वर्षा, न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख वाला स्थान है, तो मौसिन राम जो है सर्वाधिक वर्षा के लिए जाना जाता है, जो कि मेघालय में स्थित है मौसिन राम। और सब न्यूनतम वर्षा जो है लेह लद्दाख में होती है, ये यहाँ पे बताया गया है। तीन तरफ से बांग्लादेश घिरा राज्य है, तो त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है, तो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य तो त्रिपुरा है। भारत का मानक समय जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किन पांच राज्यों से गुजरती है, तो आइए हम देख लेते हैं इसके बारे में। तो जो सबसे पहला राज्य है जहां से हमारी मानक समय रेखा गुजरती है वह है हमारा उत्तर प्रदेश, फिर हमारा मध्य प्रदेश है, फिर हमारा छत्तीसगढ़ आता है, फिर उड़ीसा आता है और फिर आंध्र प्रदेश आता है। तो ये हमारे पांच राज्य हैं जिनसे जो है भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। सबसे पहला है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 71 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक तथा न्यूनतम नगरीकृत राज्य है, तो सर्वाधिक तथा न्यूनतम नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र सर्वाधिक है और हिमाचल प्रदेश जो है न्यूनतम नगरीकृत, इसका नगरीकरण हुआ है। 72 नंबर का प्रश्न है कि सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगे भारतीय राज्य हैं, तो उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक 8 राज्य जो है लगे हुए हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा डूरंड है, तो डूरंड है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा का निर्धारण करती है और यह 1896 में इसका निर्माण हुआ था। भारत चीन के मध्य, तो भारत चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है जिसका निर्धारण 1914 में शिमला में हुआ था। तो मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच, भारत अफगानिस्तान के बीच या पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित सीमा रेखा है तो रेडक्लिफ रेखा, इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को हुआ, जब देश डिवाइड हुआ था और हमें स्वतंत्रता मिली थी। तब जो है भारत पाकिस्तान के मध्य जो है सीमा जो है यहाँ पे आया था जब देश स्वतंत्र हुआ था। तो भारत पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ, भारत चीन के मध्य मैकमोहन और पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा, तो तीनों रेखाएं इंपॉर्टेंट है। 76 नंबर का प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित भारतीय राज्य है, तो बंगाल की खाड़ी पर स्थित तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। तो ये चार राज्य हैं जो कि बंगाल की खाड़ी के तट से लगते हैं। तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। अरब सागर के तट पर कौन कौन से भारतीय राज्य हैं, तो सबसे पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और फिर केरल। तो इतने राज्य यहाँ से लगते हैं अरब सागर से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है, तो इसे मरकत द्वीप के नाम से जानते हैं। एमराल्ड आइलैंड भी इसे कहा जाता है, तो मरकत द्वीप या फिर एमराल्ड आइलैंड के नाम से हम अंडमान निकोबार को जानते हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप है। 79 नंबर का प्रश्न है कि बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं, तो बांग्लादेश से जो है सीमा बनाते हैं तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। तो बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात, पंजाब और राजस्थान है यहाँ पे। तो गुजरात है, पंजाब है, राजस्थान है, जो कि पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। और फिर पाकिस्तान की सीमा से सटे केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। वहीं जब नेपाल की सीमा से सटे भारतीय राज्य की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे आता है, उत्तराखंड आता है, बिहार आता है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये सभी जितने भी हैं ये नेपाल के साथ सीमा निर्धारण करते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब आइए देखते हैं कि भूटान के साथ, तो भूटान की सीमा से सटे जो भारतीय राज्य हैं उसमें है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। हमने पिछले अभी बात की थी इसको पीछे। म्यांमार की सीमा से भी बात की थी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। चीन की सीमा से सटे भारतीय राज्य तो अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और सिक्किम है।
तो ये चार जो है लगते हैं, और अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है चीन के साथ सीमा निर्धारण करता है। तो अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? तो वह राज्य नहीं है, जबकि केवल केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे हम लद्दाख के नाम से जानते हैं, और यह जो है अफगानिस्तान के साथ सीमा का निर्धारण करता है। ये था यहाँ पे पहला हमारा चैप्टर। अब सेकंड पे हम बात करेंगे भारत की जनगणना के बारे में, जो 2011 में हुई थी। तो इसके बारे में आइए हम देखते हैं। तो भारत में यहाँ पे है, भारत में पहली बार विधिवत जनगणना प्रारंभ हुई। तो जब स्टैटिक पार्ट इसका हम देखते हैं तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में जो है पहली बार यहाँ पे जनगणना प्रारंभ हुई थी। तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? तब जब हम नियमित जनगणना की बात करते हैं तो या फिर लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी 1881 में। तो जो चीजें हैं यहाँ पे, जब पूछेगा कि पहली बार भारत में विधिवत जनगणना कब प्रारंभ हुई, तब 1872 लॉर्ड मेयो के समय में। जबकि अगर पूछेगा कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। आजाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में, और इसमें जो है 14 सवाल पूछे गए थे। तो क्या यह भी इम्पोर्टेंट है? तो बिल्कुल यह भी इम्पोर्टेंट है कि जब 1951 में पहली बार जनगणना आजाद भारत में हुई, तब कितने उसमें विषय पूछे गए थे। जनसंख्या का महान विभाजक तथा लघु विभाजक वर्ष कहलाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम पूरा लाइन कर रहे हैं। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जनसंख्या का महान विभाजक तथा लघु विभाजक। तो महान विभाजक जो वर्ष माना जाता है उसे क्रमशः 1921 को, तथा लघु विभाजक जो है 1951 माना जाता है। और ये जनसंख्या के घटने बढ़ने के वजह से जो है यहाँ पे ये चीजें सामने आती हैं। बस अभी आप लोग इसको फैक्ट के रूप में याद कर लीजिए। आप हमारी एनसीईआरटी सीरीज यहाँ पे जाके देख सकते हैं, हमने विस्तृत बात किया है इन सभी के बारे में। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखिए एनसीईआरटी, अगर आपको पढ़ना है तो। पांचवें नंबर का प्रश्न है कि जनगणना 2011 का शुभंकर आदर्श वाक्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। तो प्रगणक शिक्षिका। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो जनगणना 2011 का शुभंकर आदर्श वाक्य, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। तो यह प्रगणक शिक्षिका था। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो यह प्रत्येक जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। जनगणना 2011 देश की जनगणना है। तो 15वीं स्वतंत्र भारत की 7वीं। तो यह स्वतंत्र भारत की 7वीं, जबकि 15वीं जनगणना थी। जनगणना 2011 जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली। तो जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। में कुल कितने प्रश्न शामिल थे? तो 29 प्रश्न शामिल थे, और इसका कुल खर्च जो है 2200 करोड़ था। तो यहाँ पे 29 प्रश्न टोटल शामिल थे। भारत की कुल जनसंख्या, जनसंख्या का अध्ययन जननांकी अथवा डेमोग्राफी है। तो उस समय 121.08 करोड़ थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार इस समय तो 142-45 करोड़ के आसपास हमारी जनगणना जनसंख्या पहुंच चुकी है। 10वां नंबर है कि जनगणना 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करती थी। तो 17.5%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है? 17.5%। और हमारे पास लैंड कितना है? तो 2.42% है, ये भी है। भारत में पुरुषों की जनसंख्या है। तो भारत में पुरुष जो है लगभग 51.47% हैं, और महिला जो है वो 48.53% है। तो पुरुष महिला का यह जो है प्रतिशत है। शिशु जनसंख्या, जिसे 0 से 6 आयु समूह कहते हैं हम, तो शिशु जनसंख्या लगभग 13.52% है, लगभग 15.87 करोड़ यहाँ पे है। तो राउंड फिगर आप याद रखिए कि 62 करोड़ पुरुष, 58 करोड़ महिलाएं, और 15 लगभग 16 करोड़ जो है यहाँ पे शिशु जनसंख्या थी। दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 तथा वार्षिक वृद्धि दर 2010 से 11 है। तो क्रमशः 17.7% तो जो है जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर थी,
और 1.64% जो है 2010 की तुलना में 11 में हो गई थी बढ़कर। जनसंख्या घनत्व डेंसिटी तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे थी, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात तो 943 महिलाएं 1000 पुरुष पर, तो लिंगानुपात बेसिकली 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कुल संख्या को कहा जाता है, जो कि 943 थी। अगर 1000 पुरुष हैं तो 943 थी महिलाएं थी। कुल साक्षरता तो यहाँ पे 73% कुल साक्षरता थी। वहीं पे अगर हम पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो पुरुष साक्षरता 80.9% आपको देखने को मिल रही है, जबकि हम महिला साक्षरता की बात करेंगे तो वह 64.6%। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि महिला साक्षरता मात्र 64% है, वहीं पुरुष साक्षरता लगभग 81% के आसपास है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो नो डाउट उत्तर प्रदेश, जिसमें लगभग 20 करोड़ जो है जनसंख्या थी। और फिर उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य तो सिक्किम, जहाँ पे 6.1 लाख जनसंख्या थी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली, यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप था। तो ये चीजें यहाँ पे हैं। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, सबसे कम सिक्किम, सबसे अधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या लक्षद्वीप। तो ये 4 पॉइंट यहाँ पे आपके हो गए। जनसंख्या की दृष्टि से आइए 4 जो है बड़े राज्यों को हम देख लेते हैं। तो ये 4 बड़े राज्य हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल है। तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में आपके, और फिर पश्चिम बंगाल में निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो थाड़े महाराष्ट्र का, यहाँ पे 1.10 करोड़ जनसंख्या रहती है। और फिर उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला तो दिबांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और यहाँ पे 7948 मात्र व्यक्ति रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है तो बिहार आपका, हमारा बिहार जो है, यहाँ पे 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, और यह सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो आप तुलना देखिए, 1106 व्यक्ति एक जगह रह रहे हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, एक जगह मात्र 17 व्यक्ति ही रह रहे हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली, दिल्ली सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, यहाँ पे सर्वाधिक कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, 46 व्यक्ति मात्र प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है तो उत्तर पूर्व दिल्ली, जो कि यहाँ पे देखिए आप 37,346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रह रहे हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना डेंस एरिया होता होगा, कितना पॉपुलेटेड एरिया होता होगा यह। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है तो वो दिबांग घाटी है, फिर से दिबांग घाटी है। इसमें 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे रहते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है तो वह केरल है। केरल में पुरुषों की तुलना में 84 महिलाएं ज्यादा थी, तो यहाँ पे 1084 महिलाएं आपको दिख रही हैं। न्यूनतम लिंगानुपात तो 879, 879 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, और यह कोई और नहीं जबकि हमारा हरियाणा है, अपना हरियाणा है। केरल हमारा इसमें देखिए आप सबसे अधिक है। वहीं जब हम सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं तो पुडुचेरी है, यहाँ पे 1037 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों की तुलना में। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव है, यहाँ पे मात्र 618 महिलाएं। आप देख लीजिए दमन दीव की क्या हालत थी 2011 में, सिर्फ 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं। सर्वाधिक 37 नंबर का है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तो यह माहे है, यहाँ पे 1176 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर पाई गई हैं। तो माहे जो कि पुडुचेरी में है, यहाँ पे 1176 जो है महिलाएं थी। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला तो दमन है। और फिर सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है तो केरल, यहाँ पे 94% साक्षर लोग हैं। और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है तो वह है बिहार, यहाँ पे सिर्फ 61.8% है साक्षरता। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है तो लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक है 91.8%।
वहीं न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादर एवं नगर हवेली, जो कि 76.2% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जब हम बात करते हैं तो यह मिजोरम में स्थित है, उसे सरचीप के नाम से जानते हैं। तो सरचीप जो एक डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम में, ये सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 98.76% साक्षरता है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 37.22% साक्षरता है मात्र, तो अलीराजपुर में न्यूनतम साक्षरता है। अब ये हो गया, हमने जनसंख्या के बारे में देख ली। अब आइए हम देखते हैं भारत के राज्य एक नज़र में, तो आइए इनके बारे में भी हम थोड़ा सा देखते हैं। आप लोग थोड़ा सा पॉज करके रिलैक्स ले लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी देर से पढ़ाई हो रही है और क्या किया जाए, एग्जाम टाइम में ऐसे ही होगा। यहाँ पे हो सकता है बहुत लंबी वीडियो बने आपकी। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है, तो यह लखनऊ में स्थित है। फूलों की घाटी चमोली स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो यह देहरादून में स्थित है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापना हुई इसकी, कितने सन में, तो 1914 में। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड की स्थापना हुई। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है और इसको चंदेल शासकों ने बनवाया था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन तो 1 नवंबर 2000 को, और इसकी राजधानी रायपुर है। तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को। रुद्र सागर झील, तो रुद्र सागर झील जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। दाचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है दाचीग्राम अभ्यारण्य। सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना तो राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का ये नागौर जिला जो कि 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ पे जो है पंचायती राज की स्थापना हुई। वह प्रथम राज्य जहाँ सभी गांवों में बिजली पहुंच गई तो हरियाणा है, जहाँ पे सभी गांव में बिजली पहुंच गई है सर्वप्रथम। विवेकानंद रॉक कहाँ पे स्थित है, तो यह कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है विवेकानंद रॉक। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो आलू शिमला में स्थित है शोध संस्थान इसका। चावल, तो चावल की बात होती है तो कटक उड़ीसा, तो जो है केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो कटक उड़ीसा में स्थित है। कुरुक्षेत्र का मैदान व पानीपत स्थित है, तो हरियाणा में। तो कुरुक्षेत्र का जो मैदान है वह पानीपत के हरियाणा में जो है स्थित है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कुरुक्षेत्र का मैदान व पानीपत तो हरियाणा में स्थित है। भारत में सबसे ज्यादा चंदन के वृक्ष तो कर्नाटक में पाए जाते हैं। तो भारत में सर्वाधिक जो है चंदन के वृक्ष जो है वो कर्नाटक में पाए जाते हैं। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेषाधिकार जम्मू कश्मीर को प्राप्त था, जो कि समाप्त हो गया है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 25वां राज्य गोवा कब बना, तो 30 मई 1987 को बनाया। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह रांची में स्थित है भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो यह कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। आप देख रहे हैं गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है, लाख अनुसंधान संस्थान रांची में स्थित है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और 25वां राज्य 1987 में बना 30 मई के दिन। डल झील, उलर झील तथा शेषनाग झील ये सभी जो है जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। डल, उलर और शेषनाग। पूर्वोत्तर राज्यों के प्रवेश द्वार की संज्ञा किसे दी गई है, तो असम को जो है असम को पूर्वोत्तर राज्यों के प्रवेश द्वार की संज्ञा दी गई है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। आनंद भवन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री तथा प्रथम राज्यपाल तो क्रमशः श्री कृष्ण सिंह जी जो थे ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे,
तथा जयराम दास दौलतरा ये प्रथम राज्यपाल थे। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान है तो 12वां स्थान है बिहार का। भारत का प्रथम इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था तो जमशेदपुर में स्थापित हुआ था, या 1907 में जमशेद जी टाटा के द्वारा। तो नॉन स्टॉप यहाँ तक आप लोगों ने देखा। आप थोड़ा सा आप 1 आध 2 मिनट ब्रेक ले लीजिए चाहे। मेन चीज है कि आपको यह सभी जो है धीरे धीरे याद करिए। आप वीडियो को आराम आराम से देखिए। अगर आपको आ रहा है तो आप जो है इसको 1.25 या 1.5x में भी देख सकते हैं। वहीं जब हम हुसैन सागर झील तथा कोलेरू झील की बात करते हैं तो ये दोनों झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। तो हुसैन सागर और कोलेरू झील दोनों आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय चमड़ा, तो चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है चेन्नई में स्थित है। और केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, तो खनन वाला आप धनबाद झारखंड में स्थित है, इसको जान सकते हैं। मीनाम्बकम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में स्थित है, तो मीनाम्बकम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में स्थित है। भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है इसकी सुंदरता की वजह से। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। उकाई परियोजना तो गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर, और उकाई परियोजना गुजरात में स्थित है। दुलहस्ती परियोजना, तो दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे नदी है तो चेनाब नदी पर जो है, तो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर दुलहस्ती परियोजना है। उज्जैन, तो उज्जैन महाकाल का जो है दरबार, यह क्षिप्रा नदी के किनारे है। बहुत से लोग गलती कर देते हैं और वो नर्मदा नदी न लगा देते हैं, लेकिन नर्मदा नदी के किनारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। तो ये आप कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है, शेरशाह सूरी का मकबरा। नर्मदा नदी जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक है, सर्वाधिक किसमें बहती है, किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बहती है। कान्हा मध्य प्रदेश में, कान्हा हो गया, पेंच हो गया, ये सभी जो राष्ट्रीय उद्यान हैं ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। गांधी जी का जन्म, तो गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था 2 अक्टूबर को 1869 ईस्वी में। तो गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। भारत में पहला पूर्ण साक्षर शहर कौन सा है, तो कोट्टायम है, और यह केरल में स्थित है। तो यह भारत का प्रथम जो है पूर्ण साक्षर शहर है। देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है, तो एर्नाकुलम है जो कि केरल में स्थित है। तो दो चीज हैं, जब पूछेगा कि भारत में पहला पूर्ण साक्षर शहर तो कोट्टायम, और देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला तो एर्नाकुलम केरल में स्थित है। देश में जूट का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य, तो जो है पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है। तो जूट की बात आएगी तो पश्चिम बंगाल। कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से हम जानते हैं, यह उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र तो डिगबोई जो कि असम में स्थित है, इसकी स्थापना 1901 में हुई थी। भारत में रबड़, तो रबड़ का प्रमुख उत्पादक राज्य केरल है, और इस केरल की मुख्य भाषा जो राज्य की है वो मलयालम है। कोदई कनाल, तो कोदई कनाल कहाँ पे स्थित है, तो यह तमिलनाडु में स्थित है कोदई कनाल। भारत का प्रवेश द्वार तथा 7 टापुओं का नगर, तो भारत का प्रवेश द्वार जो है, जैसे पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार आपने असम को देखा, उसी हिसाब से भारत का प्रवेश द्वार और 7 टापुओं का नगर जो है यह मुंबई में स्थित है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है जो कि गुजरात में स्थित है। अब आप लोग ढूंढिए और हमको बताइए कि मैनचेस्टर कहाँ पे स्थित है, किस देश में स्थित है मैनचेस्टर। बिरसा मुंडा के नाम से आप जानते होंगे, तो मुंडा और हो जो जनजाति है वह झारखंड से है। तो यहाँ पे जो मुंडा और हो जनजातियां हैं वो झारखंड से संबंधित हैं। जिम कार्बेट नेशनल जो पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो जिम
कार्बेट का नया नाम क्या हो गया, आप लोग बताइए। रामगंगा या अन्य कोई नाम हुआ है उसको भी आप हमको बताइए। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है, दुलहस्ती भी यहीं पर स्थित है और यह जम्मू कश्मीर में है। तो सलाल दुलहस्ती दोनों चिनाब पर स्थित हैं। देश का स्वर्ण उत्पादक राज्य है तो कर्नाटक, कोलार तथा हट्टी की खान यहाँ पे आप देख रहे हैं। केदारनाथ वन्य जीव विहार चमोली उत्तराखंड, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं। केदारनाथ धाम आपका जो है उत्तराखंड में स्थित है। हार्ट ऑफ इंडिया या भारत का हृदय तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। केरल राज्य की मुख्य भाषा मलयालम है। हजरत बल मस्जिद, तो ये हजरत बल मस्जिद जो है ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुनकरों का शहर किसे कहते हैं, तो बुनकरों का शहर जो है हरियाणा के पानीपत को कहा जाता है। तो हरियाणा का जो पानीपत है बुनकरों का शहर है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसे करनाल हरियाणा में स्थित है। डेयरी जो दूध वाली होती है, डेयरी। लक्ष्मी विलास महल, तो ये बड़ौदा गुजरात में है। तो लक्ष्मी विलास महल जो है ये बड़ौदा में स्थित है। राजस्थान का हृदय, तो राजस्थान का हृदय अजमेर कहलाता है। तो अजमेर है राजस्थान का हृदय। राजस्थान का गांधी तो गोकुल भाई भट्ट। विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विजय स्तंभ भी और कीर्ति स्तंभ भी। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वह माउंट आबू पर स्थित है। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू पर स्थित है। भारत कला भवन, तो वाराणसी में है भारत कला भवन। सोया प्रदेश, तो सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है, सोया प्रदेश। भारत का जिब्राल्टर, तो ग्वालियर के किले को कहा जाता है भारत का जिब्राल्टर। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वह अवंती था, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो यह उज्जैन का प्राचीन नाम था। बिहार राजभाषा परिषद का गठन 1950 में हुआ था। उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था, तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया था। बिहार का शोक कोसी नदी है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र है और बंगाल का शोक दामोदर नदी है। हम आशा करते हैं ये सब आपने पढ़ लिया है, आप इसका रिवीजन कर रहे हैं या आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा और लास्ट टाइम में इस वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा आप। बिहार के प्रथम राज्यपाल थे तो जयराम दास दौलत राम, ये बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। यात्रा सामूहिक लोक नाट्य है तो यह पश्चिम बंगाल का है, यात्रा सामूहिक लोक नाट्य। भारत का पहला आईटीआई स्थित है, तो भारत का पहला आईटीआई खड़गपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत का प्रथम जूट मिल 1859 ईस्वी में स्थापित किया गया था कोलकाता के रिसरा में। तो कोलकाता के रिसरा में भारत का प्रथम जूट मिल 1859 में स्थापित किया गया था। और भारत भारत का पहला आईआईटी, तो भारत का पहला आईआईटी खड़गपुर पश्चिम बंगाल में है। यात्रा सामूहिक लोक जो नाट्य है यह पश्चिम बंगाल का है। नंदकानन वन्य प्राणी उद्यान स्थित है तो यह भुवनेश्वर उड़ीसा में और यह चीतों के लिए प्रसिद्ध है। नंदकानन। हैवी वाटर प्लांट स्थित है तो तलचर उड़ीसा में हैवी वाटर प्लांट स्थित है। काजीरंगा तथा मानस नेशनल पार्क ये दोनों असम में स्थित हैं और बम्बई का नाम बदलकर मुंबई 1995 में हुआ था। सॉफ्टवेयर बनाने वाला भारत में पहला राज्य तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का प्राचीन जो नाम है यह अमरावती था। तो यह सॉफ्टवेयर बनाने वाला भारत में पहला राज्य है। फिर आगे जो हम बात करते हैं कि भारत का कृत्रिम भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, तो यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो भारत का कृत्रिम भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। भारत का जुड़वा शहर कहलाता है तो सिकंदराबाद तथा हैदराबाद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भारत के दोनों जुड़वा शहर हैं। आंध्र प्रदेश का प्राचीन नाम अमरावती। भारत में कोहिनूर हीरा निकाले गए थे तो गोलकुंडा की खान आंध्र प्रदेश से कोहिनूर हीरा जो है भारत में निकाले गए थे।
विश्व का पहला परिवार नियोजन क्लिनिक कर्नाटक में खोला गया था। भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर या भारत का बगीचा बंगलौर को कहा जाता है। तो कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुए थे। और भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर और भारत का बगीचा बंगलौर को कहा जाता है। कर्नाटक का गांधी सदाशिव राव को कहा जाता है। तो कर्नाटक का गांधी जो है सदाशिव राव को कहा जाता है। दक्षिण का संतरी, तो दक्षिण का संतरी तमिलनाडु है। दक्षिण का संतरी तमिलनाडु है। मंदिरों की पुण्य भूमि, मंदिरों की पुण्य भूमि तमिलनाडु को कहते हैं। तो ये रहा आपका, दक्षिण का संतरी तमिलनाडु को कहा जाता है। मंदिरों की पुण्य भूमि भी जो है तमिलनाडु को कहा जाता है। राजीव गांधी की हत्या पेराम्बूर 1991 में तमिलनाडु में हुई थी। तो पेराम्बूर में राजीव गांधी जी को बम से उड़ा दिया गया था। पद्मनाभ स्वामी जो मंदिर है, पद्मनाभ स्वामी, ये मंदिर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 69वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 में घोषित किया गया। ब्रह्म का मंदिर स्थित है पुष्कर राजस्थान में। ढाई दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। दक्षिण का कश्मीर केरल को कहते हैं। केसर का उत्पादन करने वाला जो है एकमात्र जम्मू कश्मीर है भारत में। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। और श्रीनगर, तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्रीनगर, तो यह झेलम नदी के किनारे स्थित है। भारत में संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप की राजभाषा जो है मलयालम है। तो केरल की भी मलयालम और लक्षद्वीप की भी मलयालम। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन जो है केरल में होता है। केरल वैसे भी मसालों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। लाल मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य, तो लाल मिर्च आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य यहाँ पे कुचिपुड़ी भी बताया गया है। भारत का चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहते हैं। और माता टीला जो बहुउद्देशीय परियोजना है वह भी उत्तर प्रदेश की है। कचारी जनजाति असम से संबंधित है। तो कचारी जनजाति असम से। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना और भारत का चीनी का कटोरा दोनों ही असम को बताया गया है। माफ करिएगा, दोनों उत्तर प्रदेश के हैं। प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल अमरनाथ गुफा, अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में है। अयोध्या तथा लुधियाना स्थित है। तो अयोध्या सरयू नदी पर तथा सतलज नदी पर लुधियाना स्थित है। कृष्णा जो नदी जल विवाद है यह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर जो है कर्नाटक में है। तो बांदीपुर एक तो कश्मीर में भी है और एक ये बांदीपुर जो प्रोजेक्ट टाइगर है रिजर्व, टाइगर रिजर्व है, यह कर्नाटक में है। बडागा जनजाति तमिलनाडु की है। भरतपुर अभयारण्य राजस्थान में है। केवलादेव राजस्थान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। मयूरभंज, तो मयूरभंज से हमारी राष्ट्रपति जी आती हैं। और क्योंझर जो है ये दोनों उड़ीसा में स्थित हैं। क्योंझर कोयले के लिए काफी ज्यादा फेमस है। सेव उत्पादन में अग्रणी राज्य, तो सेव उत्पादन में अग्रणी राज्य यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। कावेरी जल विवाद जो है, कावेरी जल विवाद यह कर्नाटक और तमिलनाडु का है। जिस प्रकार आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का कृष्णा नदी जल विवाद है, उसी तरह कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु का है। राजस्थान की खेतड़ी प्रसिद्ध है तांबा के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता से ही आपने देखा। पूर्व का बोस्टन, तो अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। विख्यात तट मंदिर स्थित है तो मामल्लापुरम में, जो विख्यात तट मंदिर मामल्लापुरम में है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, तो यह कानपुर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र की है। और मौन घाटी है जिसे आप साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं, यह केरल राज्य में स्थित है। तो साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 में, यह जो है राजस्थान में स्थित है।
भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, तो बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक का रत्न, तो कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। मैसूर से हैदर अली, टीपू सुल्तान आते थे। तो यहाँ पे इनके बारे में बात हुई। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। भारत का बगीचा बंगलौर को कहा जाता है, अभी ऊपर हमने चर्चा की थी। लौह अयस्क केंद्र बेलाडीला, तो या इसे बैलाडीला भी बोलते हैं, तो ये लौह अयस्क केंद्र है बैलाडीला, और यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तिरुपति का मंदिर, जिसे वेंकटेश्वर मंदिर भारत का सबसे धनी मंदिर है, यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुपति बालाजी का मंदिर है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और गुलाबी शहर या भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है, तो पिंक सिटी और भारत का पेरिस जयपुर को कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। तो जिस प्रकार दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है, उसी प्रकार से उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। भारत का पिट्सबर्ग, तो भारत का पिट्सबर्ग कौन सा है, तो जमशेदपुर कोयला के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे महत्व है, झारखंड में स्थित है। अलमाटी बांध, तो अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है और यह कर्नाटक में स्थित है। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस का कैसा वेरिएशन है। एक तरफ जहां पूछा जा रहा है आपसे उद्योग धंधे के बारे में, तो दूसरी तरफ खनिज के बारे में, तीसरी तरफ बांध नदी परियोजनाओं के बारे में। तो मेट्टूर बांध, तो मेट्टूर बांध जो है यह कावेरी नदी पर स्थित है तमिलनाडु में। तो अलमाटी कृष्णा नदी पर, मेट्टूर कावेरी नदी पर। जिम कार्बेट उत्तराखंड में। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, तो यह गुजरात में स्थित है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा। मीनाक्षी मदुरई, तो मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में स्थित है तमिलनाडु में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला, तो यह पुणे में स्थित है। तो भारतीय मौसम वेधशाला जो है यह पुणे में स्थित है। और हुंडरू जलप्रपात, तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में स्थित है। तो आप देख रहे हैं कि भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है और हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में है। सूरत तथा लखनऊ स्थित हैं। तो सूरत और लखनऊ क्रमशः आप देखेंगे तो ताप्ती नदी और गोमती नदी के तट पर स्थित हैं। भुवनेश्वर का वास्तुकार कौन था, तो कोनिस वर्गर जो है यह भुवनेश्वर का वास्तुकार था, कोनिस वर्गर। हीरे की खान पन्ना, तो पन्ना जो है हीरे के लिए फेमस है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। फल शोध संस्थान सबौर भागलपुर में स्थित है। सुखना झील, ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सुखना झील चंडीगढ़ में है। औद्योगिक विष, तो विष जब दवा का लखनऊ में है तो विष का भी लखनऊ में है, विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र। घाना पश्चिमी बिहार राजस्थान में है। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अरब सागर की रानी कोच्चि को कहते हैं। राजस्थान का गौरव, तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव है। बॉक्साइट, अभ्रक और यूरेनियम उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य, तो झारखंड है। या बॉक्साइट में, यूरेनियम में और अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अभ्रक, यहाँ पे आप अभ्रक समझिएगा, अभ्रक जो लिखा है अभ्रक है। मूंगफली तथा कपास उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य, तो गुजरात है। या मूंगफली और कपास उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है। तो मूंगफली तथा कपास उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य गुजरात हुआ। चावल जूट उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। वहीं जब हम गेहूं, चना, जौ तथा गन्ना में बात करते हैं तो इसमें उत्तर प्रदेश है। तो गेहूं, चना, जौ, गन्ना में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। चावल जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल, मूंगफली कपास में गुजरात। चाय तथा तंबाकू में, तो चाय में असम आपको पता ही है, और तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश जो है प्रमुख है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
ये जो है कानपुर में स्थित है भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र। देश का पहला बायोटिक सिटी तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, देश का पहला बायोटिक सिटी। सब्सिडी हटाने वाला देश का पहला राज्य है तो पश्चिम बंगाल सब्सिडी हटाने वाला देश का पहला राज्य है। और देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना जो कि 1874 में। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल स्थापित की गई थी 1818 में, यह कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। तो आधुनिक तरीके से जो है सूती वस्त्र का पहला मिल 1818 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। भारत में ऊन की पहली मिल तो कानपुर में स्थापित की गई थी। बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर। तो नागार्जुन सागर परियोजना आप देख रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश में है। टेहरी बांध, इसे टिहरी बांध भी बोलते हैं, यह उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में है, तो सिमलीपाल उड़ीसा में। पूर्व का स्कॉटलैंड, तो इससे मेघालय को बोला जाता है पूर्व का स्कॉटलैंड। अब यहां तक हमारा समाप्त हुआ। अब आगे हम देखते हैं खेल कूद से संबंधित जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, इनके बारे में यहाँ पे हम देखते हैं। आइए चलिए देखते हैं कि कहाँ पे कितने खिलाड़ी किस चीज में होते हैं और कुछ उसके क्या विशेषताएं हैं और स्टेडियम कौन कौन से प्रमुख हैं। तो देखिए, जो लॉन टेनिस है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, बैडमिंटन तथा खो खो का जो खेल परिसर है यह कोर्ट कहलाता है। तो लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, खो खो का खेल परिसर कोर्ट कहलाता है। फुटबॉल, पोलो, हॉकी के खेल परिसर को फील्ड कहते हैं। क्रिकेट तथा रग्बी के खेल परिसर को जो है पिच कहा जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किनको किनको क्या कहा जाता है। जब हम फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट की बात करते हैं तो इसमें प्रत्येक पक्ष में जो है 11-11 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल तथा खो खो खेल के प्रत्येक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। तो आप देख रहे हैं रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी प्रत्येक पक्ष में। स्केटिंग तथा मुक्केबाजी के खेल परिसर को रिंग कहा जाता है। निशानेबाजी तथा तीरंदाजी के खेल परिसर को जो है रेंज कहा जाता है। तो एक मिनट, इसको रेंज बोलते हैं। वाटर पोलो तथा कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट खेल से संबंधित वानखेड़े नेशनल तथा ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में स्थित है। तो वानखेड़े और ब्रेबॉर्न स्टेडियम जो है मुंबई में स्थित है। भारत पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आइस हॉकी तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल यहाँ पे क्रिकेट है। शिवाजी स्टेडियम तथा फिरोज शाह कोटला मैदान ये दोनों नई दिल्ली में स्थित हैं। नेताजी स्टेडियम, रंजीत सिंह स्टेडियम तथा ईडन गार्डन्स ये क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, तो ये कोलकाता में स्थित है। यहाँ पे ईडन गार्डन्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम कुछ शब्दों को देखते हैं कि ये किस खेल से संबंधित हैं। तो जैसे डेड हीट, स्टैंड, डिच, स्टेक्स, जॉकी तथा पेटर शब्द हैं, ये घुड़दौड़ से हैं। चाइनामैन, स्ट्रोक, पॉपिंग क्रीज, हुक तथा स्विंग से जब संबंधित जो है ये क्रिकेट से संबंधित शब्द हैं। इजरा कप तथा राधा मोहन कप जो है पोलो से संबंधित हैं। अब आइए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, रोवर्स कप, डीसीएम ट्रॉफी, सीजर्स कप ये सभी जो है फुटबॉल से संबंधित हैं। तो संतोष ट्रॉफी हो गया आपका, डूरंड कप हो गया, रोवर्स कप हो गया, डीसीएम ट्रॉफी हो गई, सीजर्स कप हो गया, तो ये सभी जो है फुटबॉल से संबंधित हैं। बास्केटबॉल खेल के प्रत्येक पक्ष में जो है 5 खिलाड़ी होते हैं। पोलो खेल के प्रत्येक पक्ष में 4 खिलाड़ी होते हैं।
घुड़सवारी का खेल परिसर कहलाता है तो एरिना। और स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण जो है खिलाड़ी के नाम दिए गए हैं जैसे आप देख रहे हैं कि वाइचिंग भूटिया, शिशिर घोष, रोनाल्डो, ये सब फुटबॉल से हैं। ध्यानचंद्र, दिलीप टर्की, वाकर फीड, जोगराज सिंह, ये सब जो है हॉकी संबंधित हैं। देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सी के नायडू, ये सब क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी हैं। और फिर आप देख रहे हैं बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल स्पेन का है, ये इंपॉर्टेंट है। बेसबॉल राष्ट्रीय खेल कहाँ का है तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। और बैडमिंटन मलेशिया का है। तो लॉन टेनिस बैडमिंटन के प्रत्येक पक्ष में एक या दो खिलाड़ी होते हैं। जसपाल राणा, अंजलि भागवत, राज्यवर्धन सिंह राठौर, ये सब जो है अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी संबंधित हैं। उबेर कप हो गया आपका, सुदीरमन कप, थॉमस कप, कोनिका कप, ये सभी बैडमिंटन से संबंधित हैं। सानिया मिर्जा, रोजर फेडरर, लिएंडर पेस तथा महेश भूपति, इनका सबका जो संबंध है वह किससे संबंधित है तो लॉन टेनिस खेल से इनका जो है संबंध है। रूस, जापान तथा चीन देश का जो राष्ट्रीय खेल है वह रूस का शतरंज है। जापान का टेबल टेनिस है। और चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वह जूडो है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं। उसके बाद आप देखिए तो ग्रैंड स्लैम जो होते हैं ये टेनिस तथा ब्रिज से संबंधित हैं। बटरफ्लाई, आगा खां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगा खां कप, बेटन कप, वेलिंगटन कप, गोल्ड कप, नेहरू ट्रॉफी, ये सभी जो है हॉकी से संबंधित हैं। तो यहाँ से कोई बहुत विशेष महत्वपूर्ण नहीं था। और क्रिकेट पिच की लंबाई आपको पता है 22 गज होती है। और स्टंप के बीच की दूरी 4 फुट है। पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी, क्रिकेट का गेंद भार 155 से 168 ग्राम का होता है। बॉलिंग क्रीज की लंबाई जो है 8 फुट 8 इंच होती है। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य मेलबॉर्न में जो है प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 1971 में खेला गया था। प्रथम विश्व कप क्रिकेट मैच 1975 में लॉर्ड्स लंदन में हुआ। और जो इसके विजेता थे वो वेस्ट इंडीज था और उप विजेता इंग्लैंड था। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था यह 1975 में लॉर्ड्स के मैदान में इसका फाइनल मैच हुआ था। और जिसमें वेस्ट इंडीज जीती थी और इंग्लैंड हारा था। क्रिकेट का मक्का ये बार बार पूछा जाता है। तो क्रिकेट का मक्का जो है लॉर्ड्स को कहा जाता है। आईसीसी का गठन 15 जून 1909, मुख्यालय जो है दुबई में है इसका। और बीसीसीआई की स्थापना जो है दिसंबर 1928 में हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है ग्रांट गोबेल जी थे। तो जो भारत है इसने वर्ल्ड कप 1983 में जीता था वेस्ट इंडीज को हराकर। और प्रथम विश्व कप क्रिकेट 1975 में भारतीय टीम के कप्तान वेंकट राघवन थे। टेस्ट क्रिकेट के सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम खिलाड़ी जिम लेकर इंग्लैंड का है। प्रथम विश्व कप क्रिकेट में कप का नाम था तो प्रूडेंशियल कप इसका नाम रखा गया था। और भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे तो सीके नायडू थे। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला क्रिकेटर सलीम दुर्रानी है। और उसके बाद विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ तो यह मैन ऑफ द सीरीज 1992 से प्रारंभ हुई। प्रथम, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है ओलंपिक खेल के बारे में, आइए इसको हम जानते हैं। तो जो प्रथम ओलंपिक खेल है इसका आयोजन लगभग 776 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कटिंग एज आत्मकथा है जावेद मियांदाद की। तो कटिंग एज जो है पाकिस्तानी एक क्रिकेटर हैं जावेद मियांदाद, तो इनकी आत्मकथा है। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल, तो जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं इनका प्रारंभ 6 अप्रैल 1896 को यूनान के एथेंस में हुआ था। तो ये तो प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में खेले गए थे, लेकिन जो आधुनिक हैं वो 6 अप्रैल 1896 को यूनान के एथेंस में इसको जो है खेला गया था। वहीं जब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में तो इसका मुख्यालय लोसाने में है जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। आधुनिक ओलंपिक का जनक तथा ओलंपिक ध्वज डिजाइन करने का श्रेय वैरोन पियरे डी कुबर्टिन को यहाँ पे दिया जाता है। तो
कठिन नाम है इनका। बैरोन पियरे डी कुबर्टिन। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना तो 1894 में हुई थी, सखोन में। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना। ओलंपिक ध्वज को मान्यता मिली तो 1913 में इसको मान्यता मिली। ओलंपिक ध्वज को पहली बार फहराया गया था तो 1920 में। तो ओलंपिक ध्वज को पहली बार फहराया गया। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत एम्स्टर्डम में हुई। तो जो ओलंपिक मशाल है इसको जलाने की जो प्रथा की शुरुआत हुई, यह एम्स्टर्डम खेल में हुई, नीदरलैंड में 1928 में। तो एम्स्टर्डम खेल नीदरलैंड 1928 में। महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भागीदारी द्वितीय वाले से मिली जो कि 1900 में हुई पेरिस में। तो पेरिस ओलंपिक से महिलाओं को जो है इसमें भागीदार बनाया गया। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी मेरी लीला रो हैं। और ओलंपिक म्यूजियम स्थित है तो जिनेवा में स्थित है। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला चार्लोट कपूर हैं। और ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं जो भारोत्तोलन में सन 2000 में इन्होंने जीता था। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक आयोजित किए गए थे तो 1924 में जो है प्रथम शीतकालीन जो ओलंपिक थे चामोनिक्स फ्रांस में इसका आयोजन हुआ था। अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे तो 776 हमने बात की ईसा पूर्व में। ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य है सिटिमस अल्टियस फोरेटियस। इसकी रचना जो है फादर डिडोन ने की थी। तो सिटिमस अल्टियस फोरेटियस ये इसका आदर्श वाक्य है। और ओलंपिक खेलों में प्रयुक्त ध्वज जो रंग सफेद पर स्थित 5 रंगीन छल्ले दर्शाता है तो 5 महाद्वीपों को यह दर्शाता है। पीला तथा नीला रंग के गोले दर्शाते हैं एशिया एवं यूरोप महाद्वीप को। तो पीला रंग एशिया को और नीला रंग जो है यूरोप को, काला रंग अफ्रीका को, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे दर्शाते हैं। ओलंपिक ध्वज में प्रयुक्त लाल गोला दर्शाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला तो एन लम्सडेन जो हैं, इन्होंने हॉकी में 1961 में प्राप्त किया। ओलंपिक पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय पुरुष लिएंडर पेस अ, ओलंपिक पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय पुरुष है। तो लॉन टेनिस में 1996 ईस्वी में लिएंडर पेस को मिला था। सर्वप्रथम भारत को ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक मिला था तो 1928 में हॉकी में इनको प्राप्त हुआ था भारत को ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक। राष्ट्रमंडल खेलों पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर खेल की शुरुआत कब हुई थी? 1930 हैमिल्टन कनाडा में इसकी शुरुआत की गई थी राष्ट्रमंडल खेलों की। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया 1934 में। दूसरे राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड लंदन से। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। ये चीजें यहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब मोहन बगान फुटबॉल क्लब है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो भारत का जो सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है वो मोहन बगान है। और विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है। तो यहाँ पे अब देखिए दो तीन चीजें हैं यहाँ पे कि हॉकी का पहला विश्व कप आयोजित किया गया 1971 बार्सिलोना में। विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत की प्रथम जीत 1975 में हुई थी कुआलालंपुर में। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद हो गया है 6 अगस्त 2021 से। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई और इसकी राशि जो है 25 लाख है। खिलाड़ियों को दिया जाने वाला अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है 1961 में हुई, इसकी राशि जो है 15 लाख है। और खेल प्रशिक्षणों को दिए जाने वाला द्रोणाचार्य पुरस्कार तो 1985 से इसकी शुरुआत हुई और इसकी भी पुरस्कार राशि जो है 15 लाख रुपए है। तो भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में यहाँ पे हुई थी। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला सानिया मिर्जा हैं। और विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय एथलीट कौन है? सीमा अंतिल हैं। तो ये चीजें हैं। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए। और नारायण कार्तिकन फार्मूला 1 के रेस में भाग लेने वाले प्रथम चालक थे भारतीय। तो ये चीजें यहाँ पे थी। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे इसको रोक कर पढ़ लीजिएगा, कोई उतना इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है।
अब आइए हम बात करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पुरस्कार और सम्मान के बारे में। यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार जो है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न है, 1954 से दिया जा रहा है। भारत में राष्ट्रीय पुरस्कारों की शुरुआत हुई तो 1954 से हुई। भारत में राष्ट्रीय पुरस्कारों की शुरुआत। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान उर्फ सीमांत गांधी थे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी जी थी 1971 में। वीरता के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है परमवीर चक्र और दूसरा महावीर चक्र। तो ये वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। परमवीर चक्र प्राप्त प्रथम विजेता मरणोपरांत कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा थे, जो कि नवंबर 1947 में इनको मिला। ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप, 1965 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी केतकी को यहाँ पे दिया गया 1969 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है तो 1969 से सिनेमा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसकी स्थापना 1961 में शांति प्रसाद जैन द्वारा हुई, तो यह साहित्यकारों को दिया जाता है 1965 से। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हुई। फिल्म जगत की सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत 1929 से हुई। और कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा 1952 से जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जा रहा है, कलिंग पुरस्कार। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स का खिताब क्रमशः 1951 से मिस वर्ल्ड और 1952 से मिस यूनिवर्स। विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड खिताब पाने वाली प्रथम भारतीय महिला तो रीता फारिया, 1966 में इनको मिला था मिस वर्ल्ड। मिस इंडिया का खिताब पाने वाली प्रथम महिला तो मेहर मिस्त्री, 1964 में। मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 में प्रदान किया गया। मैग्सेसे पुरस्कार 1957 से प्रारंभ से सम्मानित प्रथम भारतीय थे तो आचार्य विनोबा भावे 1958 में इससे सम्मानित हुए थे। तो आचार्य विनोबा भावे इससे जो है सम्मानित हुए थे। मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान की तारीख 31 अगस्त से संबंधित क्षेत्र तो जन सेवा और सरकारी सेवा से संबंधित है। मैन बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है 1968 में लेखकों को। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर बहुत महत्वपूर्ण है, यह 1917 से दिया जाता है। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान से संबंधित है तो शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। प्रथम तानसेन सम्मान कृष्णराव पंडित बिस्मिल्ला खां और हीराबाई बड़ोदकर को मिला था। और नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार 1973 से इसकी शुरुआत हुई। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय तो एम.एस. स्वामीनाथन जी, जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, ये थे। विश्व का सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो 1901 से 6 क्षेत्रों में स्वीडन देश के द्वारा इसको जो है प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्रदान की तारीख 10 दिसंबर की पुरस्कार राशि दी जाती है तो क्रोनर में यह पुरस्कार जो है दिया जाता है और 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर जो है यहाँ पे प्राप्त होता है व्यक्ति को। इसके संस्थापक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल थे 1833 में, जिनका जन्म हुआ था। और नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की तारीख 10 दिसंबर है। भौतिकी रसायन क्षेत्र में नोबेल पास पुरस्कार प्रदान करती है तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। साहित्य के क्षेत्र में स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ 1969 में स्वीडिश बैंक के द्वारा हुआ। अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला था। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की संसद स्टोर्टिंग जिसे बोला जाता है उसको प्रदान करती है। चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान क्रिया के लिए नोबेल पुरस्कार यहाँ पे कौन प्रदान करता है? तो कोरोलिंस्का चिरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो है यह प्रदान करती है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय तो रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में गीतांजलि के लिए। भारत को पहला नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली शांति के क्षेत्र में प्रथम भारतीय महिला तो मदर टेरेसा 1979 में।
और विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सीवी रमन थे पहले भारतीय जो 1930 में भौतिकी शास्त्र में प्राप्त किए। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम तो प्रोफेसर अब्दुल कलाम जो है, और प्रथम महिला जो है यहाँ पे मैडम क्यूरी थी। अब ये फिल्मी जगत की जो है कुछ बात है, फिल्म से जो रिलेटेड यहाँ पे कुछ है, आइए हम इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिल्म जगत महत्वपूर्ण तथ्य, प्रथम बोलती भारतीय फिल्म है तो ये आलम आरा है, 14 मार्च 1931 में बनी थी आलम आरा, पहली बोलती हुई फिल्म है। फिल्म आलम आरा के अभिनेता अभिनेत्री निर्देशक तो मास्टर विट्ठल जो है अभिनेता थे, जुबेदा बेगम अभिनेत्री और आरदेशिर ईरानी इसके जो है निर्देशक थे। तो आरदेशिर ईरानी इसके निर्देशक थे। दादा साहब फाल्के जो है भारतीय फिल्म के पहले तकनीशियन, वितरक और निर्माता थे। तो दादा साहब फाल्के पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। तो जब पहली फिल्म की बात आएगी तो राजा हरिश्चंद्र, लेकिन जब पहली बोलती हुई फिल्म की बात होगी तब आलम आरा। दादा साहब फाल्के श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के इनका नाम था पूरा। इनका जन्म 30 अप्रैल 1870 को नासिक में हुआ था। प्रथम अवाक पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म थी 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र। तो 1913 में इसका निर्माण हुआ था। यह अवाक थी, इसमें मतलब बोल नहीं थी। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी फिल्म कौन सी है तो मिर्जा गालिब 1954 में इसको जो है प्राप्त हुआ था। प्रथम भारतीय फिल्म निर्मात्री महिला थी तो फातिमा बेगम या बुलबुल परिस्तान 1926 में। अब यहाँ पे उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है हमको। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप देखिए, भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत का प्रथम व्यक्ति तो सत्यजीत रे थे। और फिल्म सेंसर बोर्ड स्थापना जेडी खुसरो के अनुशंसा पर मुख्यालय मुंबई में ही है। और ये चीजें आप आराम आराम से एक एक चीज पढ़ लीजिएगा। हाँ, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला तो भानु अथैया है, फिल्म गांधी के लिए जो है इनको यहाँ पे ऑस्कर मिला था कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। तो ये रहा आपका जो है। आइए इसको देख लेते हैं कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना 1952 में की गई थी, मुख्यालय मुंबई है। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी केतकी को 1969 में मिला। और फिल्म फेयर पुरस्कारों की शुरुआत जो है 1953 में हुई थी। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहली फिल्म फेयर जो पुरस्कार है तो अभिनेत्री नरगिस दत्त थी, संजय दत्त की माता जी। और अंग्रेजी भाषा में बनी भारत की पहली बोलती फिल्म नूरजहां थी। भारत की पहली रंगीन फिल्म अंशतः शैलेंद्र थी। और इस प्रकार आप देख सकते हैं। बहुचर्चित कार्टून फिल्म जो है मिकी माउस, ये निर्माण किया था वाल्ट डिज्नी ने। तो वाल्ट डिज्नी ने इसका निर्माण किया था। सबसे ज्यादा 11 ऑस्कर पुरस्कारों से सम्मानित फिल्म टाइटैनिक है। तो टाइटैनिक शायद आप लोगों में से सभी ने देखी होगी। तो ये टाइटैनिक जो है, तो ये चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। अब आइए हम भारतीय कला एवं संस्कृति को देखते हैं।